ये कहानी वर्ल्ड वॉर 2 की सच्ची घटना पर आधारित है। ये इतिहास के उस काले दौर का जिक्र करती है जब ब्रिटेन ने मौत के मुंह से यानी हिटलर की नाक के नीचे से अपने 3 लाख सैनिकों की जान बचाई थी, जिसे इतिहास के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक माना जाता है। तारीख 9 मई 1940। ये इतिहास का वो काला दौर था जिसे पूरी दुनिया चाहकर भी नहीं भुला सकती। ये वो समय था जब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो चुकी थी और पूरे यूरोप का माहौल बिगड़ चुका था। हिटलर की क्रूरता ने पूरे महाद्वीप को खून से लाल कर दिया था और इस दिन तक आते आते हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे पर हमला कर दिया था। हिटलर के 30 लाख जर्मन सैनिक अब बेल्जियम के बॉर्डर पर तैनात थे, जो सारे यूरोप पर अपना कब्जा करना चाहते थे। ब्रिटेन में भी हालात बिगड़ चुके थे और अब पार्लियामेंट को अपने प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलिन पर भरोसा नहीं रहा था और वो एक नए लीडर की तलाश कर रहे थे जो ब्रिटेन को हिटलर के आतंक से बचा सके। सन 1940 में ब्रिटेन पर बड़ा संकट छाया हुआ था। यूरोप में जर्मनी का तानाशाह अडोल्फ हिटलर अपनी सेना के साथ कई देशों पर हमला कर रहा था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलिन ने हिटलर से शांति बनाए रखने के लिए समझौते किए थे, लेकिन वो समझौते फेल हो गए थे क्योंकि हिटलर उन समझौतों में लिखी शर्तों के मुताबिक नहीं चला और उसने दूसरे देशों पर हमला करना जारी रखा। इस वजह से ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ओपोजिशन के लीडर ने चेम्बरलिन को बहुत क्रिटिसाइज किया। वो कहते हैं कि चेम्बरलिन ने ब्रिटेन को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है, क्योंकि ना तो हिटलर किसी समझौते पर खरा उतरा है और ना ही अब ब्रिटेन के पास हिटलर का मुकाबला करने के लिए कोई मजबूत रणनीति है। पार्लियामेंट के मेंबर्स और आम लोगों का यह मानना था कि चेम्बरलिन अब देश को इस मुसीबत से नहीं बचा सकते, इसलिए रूलिंग पार्टी यानी कंजर्वेटिव पार्टी और विपक्षी दल यानी लेबर पार्टी ने साथ मिलकर एक महागठबंधन किया और कोएलिशन सरकार बनाई ताकि चेम्बरलिन को हटाकर एक नया प्रधानमंत्री चुना जाए जो ब्रिटेन को मौत के मुंह से बाहर निकाल सके। चेम्बरलिन चाहते थे कि अगला प्रधानमंत्री उनकी पार्टी में से हो और वो ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी लॉर्ड हैलिफैक्स को प्रधानमंत्री बनने के लिए ऑफर करते हैं, लेकिन इन खराब हालातों में हैलिफैक्स प्रधानमंत्री बनने से मना कर देते हैं क्योंकि आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए सब लोग प्रधानमंत्री को ही दोषी ठहराएंगे और डूबती हुई नाव का कप्तान बनना कोई समझदारी की बात भी नहीं थी। तो प्रधानमंत्री पद के लिए विंस्टन चर्चिल को चुना जाता है जो एक प्रभावशाली लीडर थे। फिर हम चर्चिल को देखते हैं। चर्चिल एक पावरफुल लीडर थे, लेकिन कुछ लोग उनकी बुरी आदतों की वजह से उन्हें प्रधानमंत्री की पोस्ट के काबिल नहीं मानते थे। क्योंकि चर्चिल सिगरेट और शराब बहुत पीते थे, वो दिन में ही शुरू हो जाते थे और अक्सर उन्हें सिगरेट या शराब पीते हुए देखा जाता था। वो जिद्दी थे जो अपने विचारों पर अड़ जाते थे, फिर चाहे दूसरों की राय कुछ भी हो। वो दूसरों को इग्नोर करके अपने हिसाब से काम करते थे। वो बेबाक बयानबाजी करते थे जो अपने मन की बात बिना किसी झिझक के बोल देते थे और उनके बयानों की वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। वो थोड़े संकी टाइप के थे जो 2 वर्ड्स के बीच में सिंगल स्पेस की बजाय डबल स्पेस यूज करते थे और इसी वजह से वो अपने टाइपिस्ट को बहुत बुरी तरह से डांटते हैं। वो अक्सर अपने फैसले मनवाने के लिए दूसरों पर दबाव बनाते थे, इसीलिए कुछ लोग उन्हें तानाशाह भी मानते थे। वो देर रात तक काम करते थे और दिन में देर तक सोते थे, लेकिन चर्चिल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। पर इन सब बुरी आदतों के बावजूद भी चर्चिल में वो काबिलियत थी जिसकी ब्रिटेन को इस मुश्किल दौर में सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। चर्चिल से बात करने के लिए किंग जॉर्ज 6 ने उन्हें अपने पैलेस में बुलाया था। किंग जॉर्ज 6 चर्चिल को नहीं बल्कि हैलिफैक्स को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे और उन्हें चर्चिल के फैसलों पर भरोसा भी नहीं था, क्योंकि पास्ट में चर्चिल के बहुत सारे फैसले गलत साबित हुए थे। लेकिन चेम्बरलिन कहते हैं कि हिटलर के मामले में चर्चिल की राय बिल्कुल सही थी और हमारी पार्टी में सिर्फ चर्चिल ही एकमात्र ऐसे मेंबर हैं जिन्हें ओपोजिशन पार्टी पूरी तरह सपोर्ट करती है और महागठबंधन के बाद अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बची है। तो किंग जॉर्ज 6 चेम्बरलिन की रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करके चर्चिल को नया प्रधानमंत्री बना देते हैं और चारों तरफ ये खबर फैला दी जाती है। हिटलर जानता था कि फ्रांस और ब्रिटेन जर्मनी के खिलाफ एक बड़ी रुकावट है। हिटलर को डर था कि अगर उसने जल्दी कार्रवाई नहीं की तो फ्रांस और ब्रिटेन पहले विश्व युद्ध की तरह ही जर्मनी की ताकत को कमजोर करेंगे। क्योंकि बेल्जियम और हॉलैंड जर्मनी और फ्रांस के बीच में आते थे, इसलिए हिटलर ने बेल्जियम और हॉलैंड को एक रास्ते की तरह इस्तेमाल करके फ्रांस पर हमला करने का प्लान बनाया और 10 मई 1940 को बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस पर हमला कर दिया। हिटलर की सेना से फ्रांस की रक्षा करने के लिए ब्रिटेन के 3 लाख जवान पहले से ही फ्रांस में तैनात थे और हिटलर इस बात को अच्छी तरह से जानता था। इसलिए हिटलर ने फ्रांस पर सीधे रास्ते से जाने की बजाय आर्डेनस जंगल के रास्ते से एक बहुत बड़ा सरप्राइज अटैक किया, जिसकी फ्रांस को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी।
जब चर्चिल ने प्रधानमंत्री पद संभाला तो उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्हें सबको यकीन दिलाना था कि वो ब्रिटेन को इस मुश्किल दौर से बाहर निकालेंगे, क्योंकि हिटलर पश्चिमी यूरोप में जंग छेड़ चुका था। इसलिए सब चर्चिल की नई नीति जानना चाहते थे कि कहीं वो भी चेम्बरलिन की तरह ही हिटलर से समझौता करने की बात तो नहीं करेंगे। फिर चर्चिल पार्लियामेंट में अपना पहला भाषण देते हैं। वो कहते हैं कि हम हिटलर के अत्याचारों का सामना करेंगे, हम कभी हार नहीं मानेंगे और हम समुद्र में, धरती पर और आकाश में भी लड़ाई जारी रखेंगे। परमेश्वर हमें ताकत दे ताकि हम इस अत्याचार के खिलाफ लड़ सकें, क्योंकि अब युद्ध के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। लेकिन उनकी इस बात से उनकी अपनी कंजर्वेटिव पार्टी के सीनियर मेंबर्स चेम्बरलिन और हैलिफैक्स उनसे खुश नहीं थे, क्योंकि वो युद्ध नहीं बल्कि हिटलर से समझौता करना चाहते थे। पर चर्चिल अपने हिसाब से काम कर रहे थे और अपनी पार्टी के मेंबर्स की भी नहीं सुन रहे थे। तो चेम्बरलिन और हैलिफैक्स चर्चिल को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से हटाने की बात करने लगते हैं। चेम्बरलिन कहते हैं कि अगर हमारे पास लिखित में कोई प्रमाण आ जाए कि चर्चिल शांति नहीं चाहते हैं तो हम उन्हें पीएम की पोस्ट से हटा सकते हैं। फिर 2-3 दिनों के बाद आर्मी ऑफिसर्स बताते हैं कि हिटलर ने फ्रांस पर सरप्राइज अटैक करके फ्रांस की सेना को अलग थलग कर दिया है। फ्रांस के लगभग 2 लाख सैनिक हिटलर की सेना के आगे सरेंडर कर चुके हैं। फ्रांस के बचे हुए सैनिक और ब्रिटेन के 3 लाख सैनिक पीछे हटने के लिए मजबूर है, क्योंकि हिटलर की सेना उन पर बहुत तेजी से हमला करती हुई आगे बढ़ रही है। चर्चिल अपने सैनिकों को बचाने के लिए हवाई हमला करने के लिए कहते हैं, लेकिन फ्रांस के आसमान पर हिटलर की हवाई सेना यानी लुफ्टवाफे का कब्जा था। आर्मी ऑफिसर्स बताते हैं कि हिटलर की सेना धीरे धीरे पेरिस की ओर बढ़ रही है और बहुत जल्द वो फ्रांस को हराकर पूरे पश्चिमी यूरोप पर अपना कब्जा कर लेंगे। वो चर्चिल से कहते हैं कि अब उन्हें ये बात जनता को भी बता देनी चाहिए कि फ्रांस बहुत जल्द ये जंग हारने वाला है। पर चर्चिल ऐसा करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि फ्रांस हार नहीं सकता, हमें फ्रांस को बचाना होगा, और इसलिए वो अपने मित्र देशों से मदद मांगने जाते हैं। लेकिन उस समय तक बहुत सारे देश वर्ल्ड वार 2 में शामिल ही नहीं हुए थे, इसलिए ब्रिटेन का कोई भी मित्र देश सीधे तौर पर उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। फ्रांस पर हमले को लेकर देश में बहुत सारी बातें हो रही थी और सबके मन में ये सवाल था कि एक शराबी को प्रधानमंत्री बनाकर कहीं उन्होंने कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी है, क्योंकि चर्चिल अपनी पार्टी के किसी भी मेंबर की बात नहीं मान रहे थे। इसलिए हैलिफैक्स उन्हें रिप्लेस करना चाहते थे। पर चर्चिल को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं था और वो अपनी मनमर्जी कर रहे थे, यहाँ तक कि वो रेडियो पर अपने पहले भाषण के दौरान भी झूठ बोल देते हैं। वो झूठे दावे करते हैं कि वो जर्मनी के खिलाफ एक मजबूत रणनीति बना रहे हैं और युद्ध जीतने की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। भले ही हिटलर की सेना फ्रांस के अंदर दाखिल हो चुकी है, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर बहुत जल्द हिटलर को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस झूठे भाषण के जरिए वो जनता को ये भरोसा दिलाना चाहते थे कि सरकार सिचुएशन को संभाल रही है। पर उनके इस झूठे भाषण से किंग जॉर्ज खुश नहीं थे, जो चर्चिल से फोन पर कहते हैं कि फिर कभी झूठ बोलकर जनता को गुमराह मत करना। फ्रांस में दिन ब दिन युद्ध के हालात बिगड़ते ही जा रहे थे और 25 मई 1940 को आर्मी ऑफिसर्स बताते हैं कि हिटलर की सेना तेजी से हमला करती हुई फ्रांस के काफी अंदर आ चुकी है, जिन्होंने हमारे 3 लाख सैनिकों को घेर लिया है। दरअसल फ्रांस की सेना इस हमले से उथल पुथल हो चुकी थी। बहुत सारे सैनिक सरेंडर कर चुके थे और बाकी बचे हुए इधर उधर बिखर चुके थे। उनके पास प्रॉपर प्लानिंग और इंफॉर्मेशन की कमी होने की वजह से वो हर मोर्चे से हार रहे थे और ब्रिटेन के 3 लाख सैनिकों के पास पीछे हटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन अब हालात और भी गंभीर हो चुके थे, क्योंकि वो 3 लाख सैनिक फ्रांस के एक छोटे से हिस्से डनकर्क बीच पर बुरी तरह से फंस चुके थे, क्योंकि जमीन पर हर तरफ से जर्मन सेना ने उन्हें घेर रखा था। आसमान में जर्मनी की वायु सेना लुफ्टवाफे का कब्जा था और जमीन की दूसरी ओर समुद्र था, जिसे बिना किसी शिप के पार करना मौत को गले लगाने के बराबर था। उन सैनिकों के पास खाने पीने के सामान के साथ साथ गोला बारूद भी बहुत कम थे और अगर जल्दी ही उन्हें वहाँ से नहीं निकाला गया तो या तो वो सब जर्मन सेना के हाथों मर जाएंगे, नहीं तो तड़प तड़प कर उन्हें भूख से मरना होगा। ये खबर चर्चिल के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो 3 लाख प्रोफेशनल सैनिक थे जो ब्रिटेन की टोटल कैपेसिटी का 37% हिस्सा थे और ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स का टोटल 75%। चर्चिल कहते हैं कि अगर वो 3 लाख सैनिक मर गए तो हमारे पास ब्रिटेन की रक्षा के लिए सैनिक बल की बहुत भारी कमी आ जाएगी और हम हिटलर से हार जाएंगे। वो किसी भी कीमत पर उन सैनिकों को बचाना चाहते थे। फिर आर्मी चीफ बताते हैं कि डंकर्क बंदरगाह से थोड़ा दूर कैले बंदरगाह में हमारे 4000 सैनिकों का एक समूह मौजूद है। चर्चिल कहते हैं तो ठीक है, वो 4000 सैनिक हिटलर की सेना से लड़ेंगे और उन्हें युद्ध में तब तक बिजी रखेंगे जब तक हम उन 3 लाख सैनिकों को समुद्र के जरिए बाहर नहीं निकाल लेते। लेकिन चर्चिल का ये प्लान बहुत खतरनाक था, क्योंकि वो 4000 सैनिक वहाँ से कभी जिंदा लौटकर वापस नहीं आ सकेंगे और उन्हें अपने 3 लाख सैनिकों की जान बचाने के लिए मरना पड़ेगा। इसलिए हैलिफैक्स और चेम्बरलिन
चर्चिल को युद्ध रोककर हिटलर से समझौता करने के लिए कहते हैं ताकि उन 4000 सैनिकों का बलिदान ना देना पड़े। चर्चिल को ये अच्छी तरह से पता था कि हिटलर के साथ कोई भी समझौता टेम्परेरी होगा और हिटलर समझौता करने के बावजूद भी अपनी विस्तारवादी नीतियों और ताकतवर बनने की महत्वाकांक्षा के चलते युद्ध को जारी रखेगा। इसलिए चर्चिल गुस्से में कहते हैं कि हिटलर पूरे यूरोप पर अपना कब्जा करना चाहता है और मैं उस पागल को बताना चाहता हूँ कि हमारे होते हुए वो यूरोप महाद्वीप पर अपना कब्जा कभी नहीं कर पाएगा और उसे रोकने के लिए उन 3 लाख सैनिकों को बचाना बहुत जरूरी है। वो ऑर्डर जारी करके कैले में मौजूद सैनिकों तक भिजवाने के लिए कहते हैं। चर्चिल अमेरिका से मदद मांगते हैं, लेकिन अमेरिका अभी तक न्यूट्रल था, जो उनकी कोई मदद नहीं करता। उन 3 लाख सैनिकों को बाहर निकालने के लिए बहुत सारी शिप्स और बोट्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए चर्चिल ब्रिटिश नौसेना के एडमिरल रैमसे को फोन करके कहते हैं कि हमें डनकर्क से अपने सैनिकों को जल्द से जल्द निकालना होगा। इसलिए हमें हर प्रकार की नाव, चाहे वो नौसेना की बड़ी जहाजें हों या छोटे नागरिक जहाज, बचाव अभियान में शामिल करने होंगे। हमें मछुआरों की और आम नागरिकों की बोट्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए पूरे ब्रिटेन से उन सारी बोट्स को इकट्ठा किया जाए जो 30 फीट तक लंबी हों और फ्रांस तक सफर कर सकें, ताकि हम सैनिकों को जल्द से जल्द बाहर निकाल सकें। और नौसेना के एडमिरल रैमसे इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन डायनामो रखते हैं। चेम्बरलिन और हैलिफैक्स पर इटली से काफी प्रेशर आ रहा था कि वो हिटलर के साथ समझौता कर लें, इसलिए वो दोनों बार बार चर्चिल से समझौता करने के लिए कह रहे थे। लेकिन चर्चिल को हिटलर से बहुत नफरत थी, जो उसके साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करना चाहते थे, और इस बात को लेकर उनमें तीखी बहस होने लगती है। दरअसल हिटलर डंकर्क में फंसे ब्रिटेन के सैनिकों को अभी मारना नहीं चाहता था और उसने अपनी सेना को हमला रोकने का ऑर्डर भी दे दिया था। वो चाहता था कि इस दबाव में आकर ब्रिटेन जर्मनी के साथ समझौता कर ले। ब्रिटेन के साथ मिलकर जर्मनी अपनी ताकत को और भी बढ़ा लेगा, जो यूरोप की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। ब्रिटेन अपने समुद्री साम्राज्य को संभालेगा और ब्रिटेन के साथ मिलकर जर्मनी पूरे यूरोप पर और सोवियत यूनियन पर भी राज करेगा। और अगर ब्रिटेन समझौते के लिए नहीं माना तो हिटलर गुस्से में आकर कुछ भी कर सकता है। चेम्बरलिन और हैलिफैक्स को हिटलर के इन बुरे इरादों के बारे में कुछ नहीं पता था। वो तो बस अपने सैनिकों की जान बचाने के बारे में सोच रहे थे। इसलिए वो चर्चिल से कहते हैं कि उसके पास हिटलर के साथ समझौता करने के लिए सिर्फ 24 घंटों का समय है और 24 घंटों के बाद वो दोनों सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे, जिसके बाद चर्चिल की सरकार गिर जाएगी और उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। फिर कैले में मौजूद उन 4000 सैनिकों के कमांडिंग ऑफिसर ब्रिगेडियर निकोलसन को चर्चिल का खत मिलता है, जिसमें लिखा था कि हम आप पर भरोसा करते हैं कि आप अपनी जान पर खेलकर दुश्मन को तब तक रोकेंगे जब तक हम अपने सैनिकों को डंकर्क से बाहर नहीं निकाल लेते। लेकिन हमें इस बात का बहुत दुख है कि हम आपको वहां से कभी निकाल नहीं पाएंगे। आपका बलिदान ब्रिटेन हमेशा याद रखेगा। अगली सुबह चर्चिल को फ्रांस की ओर से एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा था कि बेल्जियम ने अपनी हार मान ली है और वो आज रात को सरेंडर कर देंगे। चर्चिल को पता था कि जल्द ही फ्रांस भी सरेंडर कर देगा और अब उनके पास बहुत कम समय बचा है। फिर आर्मी ऑफिसर बताते हैं कि हिटलर की विनाशकारी सेना कभी भी ब्रिटेन पर हमला कर सकती है और हमारे 3 लाख सैनिक अभी भी डंकर्क में फंसे हुए हैं, इसीलिए आप तुरंत ही सबको इस खतरे के बारे में बता दें। चेम्बरलिन कहते हैं कि इससे पहले हिटलर हमारी पूरी सेना का विनाश कर दे, हमें उसके साथ पीस एग्रीमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन चारों तरफ से हिटलर के चंगुल में फंस चुका था और चर्चिल के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो मजबूरन वो हिटलर के साथ पीस एग्रीमेंट की शर्तों पर विचार करने के लिए मान जाते हैं। और जब वो हिटलर के साथ समझौते के लिए लेटर टाइप करवा रहे थे, तब वो हिटलर की तस्वीर देखकर गुस्से से भर जाते हैं और हिटलर को बुरा भला कहने लगते हैं। चर्चिल हिटलर से समझौता नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो बुरी तरह से फंस चुके थे और इसी गहरी चिंता में वो डिप्रेस हो चुके थे। फिर उनकी पत्नी उन्हें मोटिवेट करती है और पूरी हिम्मत से इस मुसीबत का सामना करने के लिए कहती है। इसके बाद किंग जॉर्ज 6 उनसे मिलने आते हैं, जो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें पार्लियामेंट में कोई भी सपोर्ट नहीं करता है और सब पीस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन अब से मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करता हूँ। तुम्हारे प्रति पहले मेरी राय कुछ और थी, लेकिन जब तुमने अपने फैसलों से हिटलर को डरा दिया, तब से मैं तुम्हें सपोर्ट करने लगा हूँ, क्योंकि ब्रिटेन को एक ऐसे ही लीडर की जरूरत है जो हिटलर जैसे दरिंदे के मन में भी डर पैदा कर सके। किंग उन्हें लोगों से मिलने के लिए कहते हैं और आम लोगों की राय जानने के लिए कहते हैं। अगली सुबह 28 मई 1940 को नौसेना एडमिरल रैमसे कहते हैं कि ऑपरेशन डायनामो के लिए कुल मिलाकर 860 छोटी और बड़ी नावों का एक विशाल समूह तैयार है और हम सिर्फ आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं
और चर्चिल उन्हें तुरंत ही ऑपरेशन डायनामो शुरू करने के लिए कहते हैं। आज पार्लियामेंट में वो समझौते पर होने वाली एक जरूरी मीटिंग में जाने वाले थे, लेकिन पार्लियामेंट जाने से पहले वो सिग्नल पर अपनी गाड़ी से उतरकर एक मेट्रो स्टेशन में चले जाते हैं और ट्रेन के अंदर जाकर आम लोगों से मिलने लगते हैं। वो एक एक करके बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और फिर उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या हमें हिटलर के साथ समझौता करना चाहिए। तो सब कहते हैं कि नहीं, हमें हिटलर के साथ कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, और अगर हिटलर ब्रिटेन पर हमला करता है तो हम सब अपनी आखिरी सांस तक उसका मुकाबला करेंगे। उनका यह जवाब सुनकर चर्चिल इमोशनल हो जाते हैं। वो सीधा पार्लियामेंट जाते हैं और एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं। वो कहते हैं कि हैलिफैक्स और चेम्बरलिन पूरी वार कैबिनेट के साथ मिलकर समझौते के कागज तैयार करने में लगे हैं। अगर समझौता हो गया तो हम हिटलर के गुलाम बन जाएंगे और हमसे हमारी आजादी छिन जाएगी, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। हम उस दरिंदे से अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और सारे मेंबर्स चर्चिल का समर्थन करते हैं। फिर वो वार कैबिनेट से भी ये कहते हैं कि वो हिटलर के साथ कोई शांति वार्ता नहीं करेंगे। इसके बाद वो पार्लियामेंट में अपना ऐतिहासिक भाषण देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि वो हर तरह से हिटलर से युद्ध करेंगे, लेकिन कभी भी उसके सामने घुटने नहीं टेकेंगे और किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेंगे। चर्चिल की बातों में सच्चाई थी और उनकी आवाज में पूरा कॉन्फिडेंस था, जिसे सुनकर पूर्व प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलिन को उन पर यकीन हो गया था और वो भी चर्चिल का सपोर्ट करते हैं। ओपोजिशन यानी लेबर पार्टी उन्हें पहले से ही सपोर्ट करती थी और चेम्बरलिन के सपोर्ट के बाद अब उनकी अपनी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी भी उन्हें सपोर्ट करने लगती है। अब लॉर्ड हैलिफैक्स अकेले पड़ चुके थे, जिनका समर्थन वापस लेने से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। चर्चिल को हाउस की फुल सपोर्ट मिल चुकी थी, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि उस दिन के बाद चर्चिल ने अपने हिसाब से काम किया और हिटलर का डटकर मुकाबला किया। कहानी के अंत में हमें बताया जाता है कि विंस्टन चर्चिल की कश्तियों ने लगभग सभी 3 लाख सैनिकों को डंकर्क से सुरक्षित बचा लिया था। नेविल चेम्बरलिन बीमारी की वजह से 6 महीने बाद मर गए। चर्चिल ने हैलिफैक्स को वार कैबिनेट से हटाकर वाशिंगटन भेज दिया और प्रधानमंत्री चर्चिल की लीडरशिप में 5 साल बाद 8 मई 1945 को ब्रिटेन ने अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हिटलर को हरा दिया और अपनी जीत घोषित की। मुश्किल समय हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते और अपने फैसलों पर कायम रहते हैं। जब हालात हमारे खिलाफ हों और दूसरे लोग हमें बुरा भला कहने लगे तो डर के मारे घबराने की बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अंत में जीत उन्हीं की होती है जो मुसीबतों में भी अपने कॉन्फिडेंस को टूटने नहीं देते और पूरे फोकस के साथ सही समय पर सही फैसला लेते हैं। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इंस्पायर करने के लिए उनके साथ ये वीडियो शेयर करें और आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।